जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आवश्यक शब्दावली। ये आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं। आज हम लोग इनको डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। और मुझे यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप में से कई सारे लोगों को ये तो पता होगा कि ये होते क्या हैं, लेकिन इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है अपने दिल पे हाथ रख के सही बताइए, क्या आपको सच में पता है? और अगर आपको पता है तो फिर वीडियो आप आराम से स्किप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर करूँगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम लोग को इन 15 पॉइंट पर डिस्कस करना है। सबसे पहले, व्यापारी, बिजनेसमैन कौन है? अरे भैया, जो व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है, व्यवसाय के जोखिम को बर्दाश्त करता है और लाभ का अधिकारी होता है, उसे क्या कहा जाता है? बिजनेसमैन कहा जाता है, व्यापारी कहा जाता है। 3 काम करता है, पूंजी लगाता है, व्यवसाय के लिए व्यवस्था करता है, रिस्क वहन करता है और लाभ का अधिकारी होता है, बिजनेसमैन। व्यापार, इसके लिए तो मैं आपको पूरा वीडियो ही एक बार दे चुका हूं, लेकिन फिर से भी अब यहाँ पे बता रहा हूं तो फिर से बता देता हूं। वह समस्त आर्थिक क्रियाएं जो लाभार्जन के उद्देश्य से सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए विधि के अंतर्गत की जाती हैं, वो सब की सब क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट है हमारा पूंजी। व्यवसाय के संचालन के लिए व्यवसायी के द्वारा जो नगद, ऋण, संपत्ति या माल के रूप में विनियोग किया जाता है, उसे पूंजी कहा जाता है। ये कैसे लगाई जा सकती है? देखो, व्यवसायी के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट भले ही कहता हो कि व्यवसायी अलग और व्यवसाय अलग, लेकिन व्यवस्था तो मैंने वहां पर भी बताया था आपको कि व्यवसायी को ही करनी पड़ती है। तो ये कैसे कर सकता है? अपनी खुद की पूंजी लगाता है, ऋण लेकर पूंजी लगाता है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऐसी संपत्ति लगाता है और माल का विनियोग करता है। तो इन सब को मिला करके शुरुआत में ये क्या बनती है? कैपिटल बनती है। बात क्लियर है? कैपिटल शुरुआती दिनों में, वैसे ये और भी जान सकते हैं इसको, फिक्स्ड कैपिटल होती है और वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? शुरुआत में जितना भी पैसा लगाया, शुरुआत में बिजनेस के जितना भी पैसा लगाया, उसमें से जितने की स्थायी संपत्तियां खरीद ली, वो फिक्स्ड कैपिटल है। और जो पैसा व्यवसाय के संचालन के लिए रोक लिया गया, वो वर्किंग कैपिटल है। जैसे मान लो किसी व्यवसायी ने 20 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और इस 20 लाख में से 12 लाख रुपए की क्या किया उसने? एसेट्स परचेज कर ली हैं। 12 लाख की एसेट्स परचेज कर ली। तो ये वाली जो कैपिटल 12 लाख की बनी, इसको क्या कहा जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल कहा जाएगा। और जो बचे हुए 8 लाख हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। और एक चलते हुए व्यवसाय में, जो व्यवसाय पहले से चल रहा है, उसमें कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? टोटल ऑफ रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है ना? ऐसा करने से कैपिटल पता की जा सकती है। चलिए और आगे देखते हैं। व्यवहार, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन, वित्तीय व्यवहार क्या है भैया? व्यवसाय के संचालन में व्यवसाय और व्यवसाय के बाहरी पक्षों के साथ में जो भी लेन देन होते हैं, उनको क्या कहा जाता? ट्रांजैक्शन कहा जाता है। व्यवसाय और व्यवसाय से संबंधित जितने भी पक्षकार जो व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं, उनके बीच में जितने भी देन लेन होते हैं, उन सब को क्या कहा जाता है? व्यवहार, ट्रांजैक्शन, वही तो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखा, उन वित्तीय व्यवहार, जितने भी वो व्यवहार हुए हैं ना व्यवसाय के और उसके बाहरी पक्षों के साथ में, उन सभी व्यवहारों को व्यवसाय की पुस्तकों में लिखने की जो प्रारंभिक कला है, उसको क्या कहा जाता है? एंट्री कहा जाता है। ये क्या है? प्रारंभिक कला है। ठीक है ना? फर्स्ट वर्क है ये। और उसके बाद में तो और तमाम सारे काम होते हैं। पहला कार्य क्या होता है? लेखांकन उन वित्तीय व्यवहारों का। आगे चले, माल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। माल क्या है? गुड्स।
व्यवसाय वो व्यवसायी जिस वस्तु में व्यवसाय करता है वह उसका माल होता है। व्यवसायी जिस वस्तु में व्यवसाय करता है वह उसका माल होता है। जैसे एक शुगर केन फैक्ट्री के लिए जो शुगर केन है, गन्ना, ये क्या होता है, उसका माल हो जाएगा। एक टिम्बर वाले के लिए लकड़ी क्या है, उसका माल है। एक मशीन निर्माता के लिए जो आयरन है वो क्या है, उसका माल है। ठीक है ना, माल समझ रहे हैं ना, माल समझ रहे हैं ना। एक कपड़ा उद्योग के लिए जो कॉटन है वो उसका माल है, लेकिन कपड़े का उद्योग है उसके यहाँ जो मशीनरी है, फर्नीचर है, वो उसकी एसेट्स है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। व्यवसायी जिस वस्तु में व्यवसाय कर रहा है वह उसका माल है। चलिए, आहरण, एंटिटी कॉन्सेप्ट। आहरण, व्यवसायी सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब व्यवसायी व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए माल या नगद धनराशि निकाल लेता है तो उसे आहरण कहा जाता है। व्यवसायी निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल या नगद कुछ निकाल लेता है तो उसे आहरण कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। आगे चलें, आय क्या है, आय, ठीक ना, इनकम, समझ रहे हो ना। एक एक चीज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से वीडियो इस पर प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। इनकम क्या होती है भैया मेरे, जो वस्तु निर्मित की गई है, जो वस्तु निर्मित की गई है या जिसे खरीदा गया है, उसके ऊपर का जो अतिरेक है वो इनकम है। बात समझ में आई। जो वस्तु आपने, मान लो कोई वस्तु आपने क्या किया, 20 रुपए में खरीदा और इसको 25 रुपए में बेचा। टोटल उसकी कॉस्ट कितनी थी, 20 रुपए, और आपने उसको बेचा कितने में, 25 रुपए में। तो जो लागत के ऊपर का जो अतिरेक है, जो सरप्लस है, उसी को क्या कहा जाता है, आय कहा जाता है। लागत के ऊपर का जो मूल्य है वो आय है। आगे चलें, अब यहां आ जाते हैं व्यय। लाभ प्राप्त करने की लागत को व्यय कहा जाता है। लाभ प्राप्त करने की लागत को व्यय कहते हैं। अरे इनकम चाहिए तो पहले कुछ खर्चे तो करो, इनकम चाहिए तो पहले कुछ खर्चे तो करो। तो उस इनकम को प्राप्त करने के लिए जितने भी खर्च किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, व्यय। एक कोटेशन में, एक लाइन में कहो, एक लाइन में कहो ना, एक लाइन में समझो। तो आय प्राप्त करने की लागत को क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। छूट, डिस्काउंट क्या है, इसको हिंदी में अपहार भी कहते हैं, कटौती भी कहते हैं। डिस्काउंट क्या है भैया, जब व्यवसायी माल बेचता है तो कभी कभी उसके बिक्री मूल्य पर कुछ निश्चित प्रतिशत में कंसेशन दे देता है, और उसी कंसेशन को क्या कहा जाता है, छूट कहा जाता है, डिस्काउंट कहा जाता है। ये दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का लेखांकन अकाउंट्स में नहीं किया जाता है, उनको सीधा लिस्ट प्राइस से माइनस कर दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट जो होता है उसकी बाकायदा एंट्री की जाती है और उसको अकाउंट्स में दिखाया भी जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बिक्री को बढ़ावा देना होता है, और कैश डिस्काउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो निश्चित समय में पैसे को प्राप्त करना होता है। कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब निश्चित अवधि में देनदार भुगतान कर दे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट निश्चित समय में भुगतान न करने पर भी व्यापारी के द्वारा ग्राहकों को दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दायित्व, लायबिलिटी क्या है। अरे भैया, व्यवसाय के बाहरी पक्षकारों को जो भी भुगतान करना है उन्हें ही दायित्व कहते हैं। वैसे यहां पर व्यवसायी को साइलेंट कीजिए, व्यवसाय को लेके आइए, एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना। तो व्यवसाय के बाहरी पक्षकारों को जितना भी भुगतान करना है वो सब क्या है, दायित्व है ना। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल, अनअर्न्ड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है, ये लायबिलिटी है कंपनी की। डिबेंचर्स, ये सब क्या है, बैंक लोन, ये सब क्या है, लायबिलिटी है। ये बाहरी पक्षकारों को पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो बाहरी पक्षकारों को पेमेंट करना है वो उसके दायित्व होते हैं। वैसे कैपिटल भी लायबिलिटी है, क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ना, व्यवसाय भी अलग है, व्यवसाय में नहीं आता है। संपत्तियां, एक बार बता चुका हूं संपत्तियां, जब मैं आपको रियल अकाउंट बता रहा था, फिर से बता देता हूं। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन मूर्त और अमूर्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संपत्तियां कहते हैं।
व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन मूर्त और अमूर्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संपत्तियां कहते हैं। मूर्त और अमूर्त दो तरीके की संपत्तियां होती हैं। कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, जैसे गुडविल होती, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता, कॉपीराइट होता, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, ये सब ये टेंजिबल एसेट्स होता है। मूर्त और अमूर्त व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सब की सब चाहिए होती हैं, और ये सब के सब संसाधनों को ही संपत्ति कहा जाता है। आगे चलें, स्टॉक रहतिया क्या है? अरे भैया, एक निश्चित समय के बाद व्यवसाय के पास जो बिना बिका हुआ माल रह गया वो उसका रहतिया होता है। एक निश्चित समय पर व्यवसाय के पास जो बिना बिका माल रह गया उसे ही रहतिया कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक जो होता है ये 3 तरीके का होता है। स्टॉक जो है ना, ये 3 तरीके का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या है? जैसे ये मार्कर है तो इसको बनाने के लिए इसमें जो अंदर रिफिल पड़ी हुई है वो भी चाहिए होगा, और ये फाइबर भी चाहिए होता है, और इसके अंदर जो इंक डाली जाती है वो भी चाहिए होगी। तो ये सब लाया गया और उसको बनाया गया, है ना। तो वो जब लेके आया गया, जैसे ये फाइबर इस शेप में तो नहीं आया होगा, ये शेप इसको दिया गया होगा, है ना। तो ये जब बिल्कुल इस बनने से पहले की जो प्रोसेस थी वो क्या थी? रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे ये बन तो पूरा, ये ऐसा पूरा बन गया है लेकिन कैप नहीं बना, जब तक कैप बन नहीं जाएगा तब तक ये बिकेगा नहीं, है ना। तो अब क्या होगा? अब ये फिनिश गुड्स बनेगा, और अगर केवल इतना बना हुआ है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्य चालू है, पूरा नहीं बना है। फिनिश गुड्स क्या है? जब ये बन गया है और पैकेट में पैक हो गया है, बिकने योग्य तैयार है, तो फिनिश गुड्स हो गया है। ये 3 तरीके का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। आ गया ये क्रय। क्रय क्या है? व्यवसाय के द्वारा पुनः विक्रय करने के लिए जिस माल को खरीदा जाता है उसे क्रय कहते हैं। व्यवसाय के द्वारा पुनः विक्रय करने के लिए, अपने पास रखने के लिए नहीं, पुनः विक्रय करने के लिए जिस माल को खरीदा, जब माल को खरीदा जाता है तो उसे क्या कहा जाता? क्रय कहा जाता। क्रय या विक्रय से पहले सिर्फ माल होता है, जब उसे दोबारा बेचने के लिए खरीद लिया जाता है तो क्रय हो जाता है। तो फिर विक्रय क्या है? अरे जिन वस्तुओं को निर्मित किया गया है और या उन्हें खरीदा गया है और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जब उन्हें कस्टमर्स को डिलीवर किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए निर्मित या खरीदे गए वस्तु को ग्राहकों को सुपुर्दगी देना क्या कहलाता है? विक्रय कहलाता है। उम्मीद है ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे 15 पॉइंट, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ वर्ड पे नहीं जाइए, वर्ड की मीनिंग पे भी जाइए कि ये कहता क्या है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और जैसा भी जो कुछ भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आपने कुछ नया सीखा यहाँ पर, या ये सब कुछ आपको पहले से आता था? जैसा भी हो, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाते रहिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।